प्रयागराज के करछना में जबरदस्त बवाल हुआ है। उपद्रवियों की भीड़ ने 2 घंटे तक प्रयागराज की सड़कों पर खुला तांडव किया। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया, पथराव किया, डायल 112 की गाड़ी को पलट दिया। उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव भी किया, रोडवेज की बसों में तोड़फोड़ की और कई बाइकों को फूंक डाला। जमकर प्राइवेट और साथ ही साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और ये पूरा बवाल प्रयागराज में किसकी तरफ से किया गया वो बताएंगे, लेकिन तस्वीरों को देखिए। 3 तस्वीरें हैं। पुलिस की गाड़ी के ऊपर किस तरह से हमला करके उसे पलटा जा रहा है। डायल 112 की गाड़ी है। टैक्स पेयर्स के पैसे से गाड़ियां खरीदी जाती हैं और टैक्स पेयर्स के ही लिए ये हमेशा सुरक्षा के लिए तैनात रहती हैं, आम नागरिकों के लिए तैनात रहती हैं और उस पर किस तरह से हमला करके उसे तोड़ा फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि इतना गुस्सा क्यों, किसके लिए किया जा रहा है। फिर से अब दूसरी तस्वीर देखिए। अब पुलिस टीम को ही बख्शा नहीं गया। अब पुलिस टीम वहां क्या कर रही थी, ऐसा क्या किया पुलिस टीम के, उसके ऊपर भी लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, पथराव किया, पुलिस को दौड़ाया गया। और तीसरी तस्वीर है कि 2 घंटे तक प्रयागराज जलता रहा। ये प्राइवेट बाइक्स हैं, लोगों के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, आम लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। अब पूरा बवाल क्यों हुआ, यह है सबसे बड़ा सवाल। यह आपको बताते हैं अब कि क्यों किया गया। चंद्रशेखर कौशांबी क्यों जाना चाहते थे, जो भीम आर्मी के चीफ हैं। इसी के चलते ही यह पूरा का पूरा बवाल हुआ है। लेकिन जो तस्वीर है उसको पहले देखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पूरी घटना क्या है। अब यहां देखिए कि किस तरह से अचानक ही एक बहुत बड़ी भीड़ पहुंच जाती है और बहुत सारी भीड़ पहुंचने के बाद पुलिस की गाड़ी पर हमला करती है, उसे पलट देते हैं। हंगामे की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। हाथों में लाठी डंडा लिए उपद्रवी पुलिस की गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद ये डायल 112 की गाड़ी को देखिए कि भीड़ किस तरह से पलट देती है। एक तस्वीर में फिर से देखिएगा किस तरह से बेखौफ होकर यह भीड़ पुलिस के गाड़ी पर हमला करती है। पुलिस के गाड़ी पर चढ़कर लाठी डंडे से तोड़ा जाता है इसे। अब पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की पूरी कोशिश की, उन्हें वार्निंग भी दी, लेकिन हाथों में लाठी डंडा लेकर भीड़ पुलिस के पीछे ही दौड़ पड़ी। बेकाबू भीड़, उग्र भीड़ को अब पुलिस ने रोकने के लिए जो बन पड़ा किया, लेकिन ये भीड़ रुकने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए किस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लाठी डंडे लिए, गले में यहां पर नीले आपको गमछे नजर आ रहे हैं, ये डाले हुए एक के बाद एक जो गाड़ियां उनको मिली उस पर वो तोड़फोड़ करते गए। खासतौर पे पुलिस की गाड़ी पे अपना पूरा गुस्सा भड़ास निकाल दी। अब इस दौरान पुलिस ने इन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उल्टे ही पुलिस के ऊपर ये पथराव करने लगे, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। चाचा थोड़ी देर बाद फोन करा। यही ईटा उठा मारे ना यार, यही ईटवा। अब देखिए जरा गौर से सुनिएगा, ये जो वीडियो एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि ये ईंट उठा के मारिए, पत्थर उठा के मारिए। सुनिए इसको। चाचा थोड़ी देर बाद फोन करा। यही ईटा उठा मारे ना यार, यही ईटवा ईटा उठा मारे। तो आपने सुना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ईंट उठा के मारो, ईंट उठा के मारो। तो कोई है वहां पर जो इस पूरे भीड़ को गाइड करने की कोशिश भी कर रहा है। और आगे जब तहकीकात होगी तो ये जो वीडियो है तथ्य के रूप पे और सबूत के तौर पर सामने आएंगे। अब करछना के भड़ेवारा बाजार में 2 से 2.5 हजार की उग्र भीड़ करीब 2 घंटे तक इसी तरह से हंगामा काटती रही। पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हुई, जाम में फंसी प्राइवेट बस और दूसरी गाड़ियां भी इस पथराव की चपेट में आ गईं।
तो इसमें वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से इस सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से रोक दी गई है। पुलिस भी यहां पर कोशिश करे जो उपद्रवी हैं उनको रोकने की, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखिए गाड़ियों पे हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस को आम लोगों के साथ उन्हें खदेड़ने के लिए जाना पड़ा, जो पुलिस के ऊपर लगातार पथराव कर रहे थे। और पुलिस की तादाद यहां बहुत कम नजर आ रही है और यही वजह है कि जो करीब 2000 की भीड़ थी वो पुलिस पर हावी हो गई। अब भीम आर्मी के उग्र कार्यकर्ताओं ने कई 4 पहिया गाड़ियों और बाइक में आग लगा दी। दरअसल कुछ दिन पहले प्रयागराज से सटे कौशांबी में पाल समाज की 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको पुलिस ने रोका था। अब बस इतना ही मामला था कि उसका असर यह हुआ कि जो भीम आर्मी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं, वो उग्र हो गए, नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने जमकर बवाल काटा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अब 27 मई को कौशांबी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था। पाल समाज की 8 साल की ये बच्ची थी जिसके साथ रेप हुआ। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए करछना की इटौसी गांव जा रहे थे चंद्रशेखर, लेकिन किसी वजह से पुलिस ने इजाजत नहीं दी, उन्हें रोका गया। अब ये खबर जब पहुंची उनके समर्थकों के बाद तो क्या हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से ये भीड़ उग्र हो जाती है। उसके बाद सड़क पर मौजूद पुलिस के ऊपर तो हमला किया ही किया, लेकिन जो आम लोगों की गाड़ियां थी, जो आम लोग थे, वो भी इसकी चपेट में आ गए। रोडवेज की बस को भी इन्होंने तोड़फोड़ दिया। उपद्रवियों ने कई बाकें फूंक दी, बसें फूंक दी। तो यहां पर देखिए कि जैसे ही यहां पर लोग मौजूद थे, उन्हें पता लगा कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद वो बेकाबू हो गए। प्रशासन की ओर से इन्हें समझाने की कोशिश हुई, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। अब चंद्रशेखर के समर्थकों ने करछाना इलाके में जमकर हंगामा किया। वहीं सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, उनको न्याय दिलाना है। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी बात को मैं सुनूंगा नहीं, जहां तक मुझे उनकी बात पहुंचानी वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, लाठी डंडे हैं, गोलियां, रोक लेंगे क्या? मुझे पार्लियामेंट में भी इस आवाज को उठाने से रोक देंगे क्या? मुझे सड़क पे इस लड़ाई को लड़ने में क्या सिर्फ कौशांबी की लड़ाई प्रयागराज में लड़ी जा सकती है? लखनऊ में भी लड़ी जा सकती है। आप यहां रोकोगे तो हम जिस तरह से हमने 10 तारीख को लखनऊ में पहले एक आंदोलन किया था, इस बार फिर करेंगे। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये संदेश के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं जमीन पे इसलिए बैठा हूँ ये बताने के लिए, क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पे बैठे हैं और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद है पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करेगा। अगर सिर्फ यहाँ सरकार की बात चलेगी और किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं चलेगी, किसी की सुनवाई नहीं होगी, तो कोई बात नहीं। ये नंगा नाच भी प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को देखना चाहिए, किस तरह से संवैधानिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। ये भी सबको देखना चाहिए, ये भी सबके सामने है। क्या इस प्रदेश में एक भाई अपने परिवार से नहीं मिल सकता? आप मुझे बता दो, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? आप कहोगे सब आप अकेले चलो, तो मैं अकेले चलूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन आप ये कहो कि आप ना जाओ, तो ये तो संभव नहीं। आज अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज और कोई बात नहीं इसके अलावा। आज उस बेटी को और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। राजनीति हमारे लिए सेकेंडरी है, समाज हमारे लिए प्रथम है। और दूसरी तरफ प्रयागराज में हिंसा करने वालों पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। अब तक हिंसा में शामिल भीम आर्मी के 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हिंसा में शामिल आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी है। वहीं हिंसा के दौरान हुई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई भी इन्हीं आरोपियों से की जाएगी। हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, फिलहाल क्या हालात हैं? और दूसरी बात है कि पुलिस अब किस तरह से जो उपद्रवी थे उन्हें धर पकड़ने की कोशिश कर रही है? एक तो सीसीटीवी और वीडियो शामिल है, इसके अलावा और क्या तथ्य हैं उनके पास?
देखिए, हालात इस समय काबू में है, काफी ज्यादा फोर्स लगी हुई है और क्योंकि 20 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं तो जो उपद्रवी हैं वो तो सब भाग गए हैं, लेकिन पुलिस अलर्ट है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये मामले दो हैं। जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो जो प्रयागराज का करछना है वहां जाना चाह रहे थे, वहां एक दलित लड़के की जलाकर हत्या कर दी गई थी। दूसरा, वो कौशाम्बी जाना चाह रहे थे जहां पर एक पाल समाज की नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ था। उसको लेके काफी ज्यादा बवाल हो रहा था क्योंकि जो आरोपी था उसका पिता जेल में मिलने गया था, वहां उसकी मौत हो गई थी, तो वहां भी वो जाना चाहते थे, दोनों जगह। लेकिन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके चंद्रशेखर आजाद को उसने रोका और उसके बाद की तस्वीरें करछना में जो है वो आपके सामने है। तो अब पुलिस के सामने एक तो सबसे बड़ा प्रमाण तो सीसीटीवी फुटेज होता है, उससे फिर आदमी पहचाना जाता है, देखा जाता है कि कौन लोग, जैसे इसमें पत्थरबाजी हो रही है, गाड़ियां जलाई जा रही है, तो कौन जला रहा था, कौन पत्थर उठा रहा था, उसकी पहचान करना पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क होता है। साथ ही साथ फिलहाल जिस तरह पुलिस से उसी में लगी उपद्रवियों ने ना सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ जो बेकसूर लोग थे वो भी इसकी चपेट में आ गए, उसकी भी ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब नजर बनाए रखें इस खबर पर। और बात करते हैं कोलकाता रेप कांड की। कोलकाता में 24 साल की लॉ स्टूडेंट से हुए रेप के मामले में कोलकाता पुलिस को अब बड़ा सबूत मिला है। कोलकाता पुलिस ने साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के सीसीटीवी को बरामद कर लिया है, जिसमें जांच के दौरान पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। सीसीटीवी में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा समेत तीनों आरोपी और पीड़िता के साथ लोग दिख रहे हैं। साथ ही यह भी दिख रहा है कि पीड़िता के हाथ में बैग लेकर गेट की ओर वो जा रही है। तभी तो आरोपी उसे जबरन घसीटते हुए कॉलेज के अंदर ले जाते हुए दिख रहे हैं। अब पीड़िता ने यह बात अपने बयान में कही थी, अब सीसीटीवी में भी यही पुष्टि हो रही है। उधर कोलकाता रेप कांड की जांच के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है, जो आज इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। उससे पहले सीसीटीवी में मिले साक्ष्य रेप कांड पीड़िता को इंसाफ दिलाने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि मेन गेट के पास जो सीसीटीवी लगा है उसमें पीड़िता को 2 आरोपी घसीटते हुए साफ दिख रहे हैं। अब सीसीटीवी में दिख रहा है कि पीड़िता के हाथ में बैग है और वो तेजी से मेन गेट की ओर जा रही थी, लेकिन मनोजीत और उसके दोनों साथी भी उसके पीछे जा रहे हैं। गेट पर पहुंचने के बाद दोनों आरोपी पीड़िता को खींचकर कॉलेज के अंदर ले जाते हैं। हालांकि यूनियन रूम और गार्ड रूम के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं मिला है, लेकिन जो सीसीटीवी मिला है उसमें कुछ देर बाद बारी बारी से आरोपी बाहर जाते हुए भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि यही बात पीड़िता ने एफआईआर में दर्ज कराई थी और इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो रही है। अब कोलकाता रेप कांड में टीएमसी से जुड़े एक छात्र नेता का नाम सामने आने पर सियासत भी गरमा गई है। इसे लेकर कोलकाता में प्रोटेस्ट भी हुआ है। ममता सरकार पर आरोपी को बचाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब तक जो सबूत मिले हैं उससे तो कोलकाता रेप कांड में आरोपी का बचना नामुमकिन सा लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज में तीनों आरोपियों को देखा गया है, पीड़िता को घसीटा जा रहा है। एक आरोपी के मोबाइल से वारदात को शूट भी किया गया है और यह वीडियो मिलाना है। मेडिकल रिपोर्ट में जबरन शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि होना, पीड़िता के शरीर पर दांत और काटने और नाखून जैसे नोचने के निशान मिलना और कॉलेज कैंपस से बाल के गुच्छे और हॉकी स्टिक बरामद होना, ऐसे कई सबूत हैं जो इकट्ठा किया है पुलिस ने ताकि पीड़िता को इंसाफ दिलाया जा सके। लेकिन ममता के राज में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर बीजेपी अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेर रही है। बंगाल की कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ था, मेडिकल कॉलेज से कस्बा, कोई कन्या सुरक्षित नहीं है। बीजेपी कन्या सुरक्षा यात्रा चालू कर दिया, पूरा जनता गुस्से में है। ममता को हटाना चाहिए। वो रेपिस्ट का लीडर है, टीएमसी रेपिस्ट का पार्टी है। और हमारे साथ ओंकार भी जुड़ गए हैं। ओंकार, आज का दिन बहुत ही हलचल वाला रहने वाला है क्योंकि बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी पहुंच रही है और इसे लेकर खूब सियासत भी हो रही है। बंगाल की सियासत में उबाल आया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बताइएगा कि आखिरकार पुलिस के हाथ में अब तक जो साक्ष्य लगे हैं, जो सबूत लगे हैं, वो कितने फुल प्रूफ हैं ताकि जो आरोपी हैं उन्हें सजा मिल सके, कठोर सजा मिल सके। अमित, सबसे पहले आपका दूसरा सवाल का मैं उत्तर दे देता हूं। वो है कि जैसे कि देखा गया है, पीड़िता ने वो अपने एफआईआर में जो दर्ज करवाया था, यानी कि उनको मेन गेट पे जब वो पहुंचे भागते हुए, तब वो मेन गेट पे ताले देखे। उसके बाद ये मूल आरोपी, मुख्य आरोपी यानी कि मनोजीत मिश्रा का 2 और जो लोग थे उसमें, उन दोनों ने मिलकर पीड़िता को घसीटते हुए सीधा गार्ड रूम तक ले गए। ये आरोप एफआईआर में साफ साफ पीड़िता ने दर्ज करवाया था और इसके साथ साथ
सीसीटीवी यानी कि कोलकाता पुलिस ने जो 7 घंटे के सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं उसमें ये साफ साफ दिखता भी है। तो ये कहीं ना कहीं पीड़िता ने जो आरोप लगाया था ये सीसीटीवी से पुष्टि हो जाता है कि ये दो लोग आरोपी जो है, दो आरोपी सीधा घसीटते हुए उनको गार्ड रूम पे ले गया और उसके बाद मनोजीत मिश्रा ने पूरी दुष्कर्म उस पीड़िता, उस बेटी के साथ किया। इसकी पुष्टि कोलकाता पुलिस की तरफ से की गई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है इस सीसीटीवी में सारे के सारे ये जितने भी आरोप है वो आरोप जो लगाया गया है पीड़िता बेटी की तरफ से सारे के सारे वो सीसीटीवी में दिख भी रहा है। तो इसके साथ साथ ये जो पूरी घटना हुई है, तो आपका कहना है कि जो बयान आया है और जो सीसीटीवी का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें सारी चीजें मिल जा रही है, यानी कि कड़ियां एक के साथ एक जुड़ती जा रही हैं और यह माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ठोस सबूत है इन आरोपियों के खिलाफ। लेकिन साथ ही आज जो सियासी हलचल है वो भी देखने को मिलेगा। मीनाक्षी लेखी हैं, सतपाल मलिक हैं, इसके अलावा विप्लव देव हैं जो बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल है। जब वो पहुंचेंगे तो किस तरह के उनके बयान आते हैं उस पर आप नजर जरूर रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। अब कोलकाता रेप कांड की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो जांच कमेटी बनाई गई है वो कमेटी आज कोलकाता पहुंच रही है और रेप कांड से जुड़े तथ्यों को इकट्ठा भी करेगी। ये कमेटी पीड़िता के परिवार से मिलने की कोशिश भी करेगी और साथ ही कोलकाता में जो घटनास्थल है वहां जाएगी। 4 सदस्यीय जांच कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद विप्लव देव और साथ ही राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा भी शामिल हैं। अब जब ये पहुंचेंगे तो उस वक्त जाके ये कोशिश करेंगे जानने की आखिरकार ये पूरी घटना क्या हुई थी। उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगा वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया जाएगा। कॉलेज के अंदर किस प्रकार का सिक्योरिटी का इंतजाम था, किस प्रकार से बाहर के लोग एक्सेस कंट्रोल नहीं था, गार्ड के रूम में ले जाकर के इस प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो वहीं हम लोगों से बात करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस ने क्या किया है, कॉलेज में क्या सुरक्षा व्यवस्था थी और जो पीड़िता है उसके परिजनों से मिलने की हम कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वहाँ की जो माननीय मुख्यमंत्री है ममता दीदी, हमारी जो टीम है उसको सभी जगह जाने के लिए अलाउ करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और बिहार में विधानसभा में चुनाव को लेकर इस वक्त जबरदस्त तरीके से प्रचार शुरू हो चुका है और पलटवार भी हो रहे हैं। लेकिन अभी से वहां पर जो चुनावी सरगर्मियां तेज हुई हैं उसके चलते जो माहौल है वो भी काफी गर्मा गया है। बारिश के मौसम के बावजूद बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस वक्त मैदान में उतरे हैं। नीतीश के गढ़ में राजगीर में वो रैली कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बिहार में अपने चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। चिराग पासवान ने राजगीर की रैली में ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि बिहार के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। राज्य की सभी 243 सीटों पर वो एनडीए उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। एक तरफ चिराग पासवान राजगीर में रैली कर रहे थे तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ रैली में शामिल थे। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर चुनाव से पहले बिहार में लगातार रैलियां कर ही रहे हैं। तो वहीं पर वोटर लिस्ट के विशेष गहन और रिवीजन को लेकर यह बवाल मचा है। विपक्ष इसकी तुलना एनआरसी से कर रहा है, लेकिन चिराग पासवान के बयान से एनडीए खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत की सांस ली है। सुनिए चिराग ने बिहार में चुनाव को लेकर क्या कहा। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। मैं चुनाव लड़ूंगा पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार को बिहारी पद की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का प्रयास करें। और चिराग पासवान ने अपने चुनाव लड़ने को लेकर पशोपेश की स्थिति तो खत्म कर दी है, लेकिन तेजस्वी यादव पर हमला उन्होंने तेज कर दिया है। चिराग ने कहा कि जमीन लिखवाने वाले अब बिहार में कलम बांट रहे हैं। क्या इस बार तेजस्वी कलम बांटने के बदले क्या लिखवाएंगे? दरअसल तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले छात्र युवा संसद को संबोधित किया था और इस दौरान युवाओं को कलम बांटने का ऐलान किया था। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि आपने नीतीश कुमार को 20 साल का मौका दिया है, हमें 20 महीने का मौका दीजिए। चिराग पासवान ने तेजस्वी के इसी बयान पर पलटवार भी किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भैया हमको 20 महीने का समय दे दीजिए, हम 20 साल जितना काम करेंगे। भैया अगर आपको 20 महीने का समय दे दिया
महीनों में आप उन गरीबों की जमीन भी वापस लौटाएंगे जो नौकरी के बदले आपने लेने का काम किया। और आज तो आप और नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या और जमीन हासिल करने की सोच है आपकी? आप कहते हैं दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे, अब एक बार फिर कलम बांट रहे हैं, तो सोचिए इस बार क्या क्या अपने नाम लिखवाएंगे। और हमारे साथ नीतीश चंद्र में जुड़ गए। नीतीश, पहली चीज है जो चिराग ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल तो 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको वो सपोर्ट करेंगे, उनके भी जरूर कुछ उम्मीदवार जरूर रहेंगे। तो क्या इससे नीतीश कुमार ने वाकई में राहत की सांस ली है? और दूसरा, क्या एनडीए की ओर से चिराग तेजस्वी की काट के तौर पर भी मैदान में उतारे जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान की सभाओं में जिस तरह की भीड़ दिख रही है और जिस तरह से कल भी राजगीर में, जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ काफ़ी संख्या में लोग उमड़े थे और यहाँ तक कि उनकी गाड़ी पर भी कई लड़के चढ़ गए थे। बहुत मुश्किल से चिराग वहाँ बचे। तो चिराग जिस तरह से लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ है, तो तेजस्वी यादव जिस तरह से खुद को एक युवा चेहरे के तौर पर स्थापित करते रहे हैं, उनकी कोशिश रही है, तो चिराग एनडीए के पास निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा है जिनके पास भीड़ को खींचने की क्षमता है। और कल भी जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला किया या फिर अपने चुनाव लड़ने को जो उन्होंने बातें रखी हैं, तो निश्चित रूप से एक चर्चा चल रही थी कि क्या चिराग बिहार में जिस तरह से खुद एक्टिव हुए हैं, क्या उनकी अपनी कोई निजी महत्वाकांक्षा है, इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए थे। तो वो सारी स्थिति उन्होंने स्पष्ट की है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीर और देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। बिल्कुल, और दोनों गठबंधन में देखना है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर भी काफी चर्चा गर्म हो जाती है और मनमुटाव भी होता ही है।